जन्नत के पत्ते बाब नंबर 15। हया ने काउंटर पर रखे डब्बे के ढक्कन को बंद करने से पहले एक दफा जोड़े को देखा और फिर जहान के चेहरे को। कैसा लगा तुम्हें? उसने जरा इश्तियाक जरा फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं उसका टेस्ट जहान को अच्छा भी लगता है या नहीं। हाँ अच्छा है, वो शॉप में शायद उससे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता था, बस जरा से शाने उचकाए। हया ने एक दफा फिर उस तयशुदा जोड़े को देखा। हालांकि मंगनी और निकाह जैसे मौकों पे लड़कियां लाइट पिंक, पिस्ता ग्रीन या हल्की नीला पहनना पसंद करती थीं, फिर भी उसने ये रंग मुंतखब किया था। वो लंबा घेरदार पांव तक आता फ्रॉक था, साथ चूड़ीदार पजामा। सारा लिबास एक ही रंग में था, ग्रे कलर, और ग्रे का भी दरमियाना सा शेड, ना बहुत हल्का ना बहुत गहरा। पूरे फ्रॉक पर डायमंड्स और सफेद मोतियों का काम था, ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन। पप्पो उसको वाइट गोल्ड और डायमंड का सेट दे रही थी और उसके मुनासिबत से उसको ये रंग सबसे बेहतरीन लगा था। हया ने डब्बा बंद किया और शॉपिंग बैग में डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान उसके पीछे चलता हुआ बाहर आया। क्या तुम्हें वाकई पसंद आया? तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा था। गाड़ी में बैठते ही वो जरा मुतफक्किर सी बोली। नहीं, मुझे वाकई पसंद आया, बहुत अच्छा कलर था। लेकिन इग्निशन में चाबी डालते हुए जहान ने जरा से शाने उचकाए। लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि क्या वो जानती थी कि वो बात को किस तरफ लेके जा रहा है। फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, यही कि तुम इस लिबास के साथ, मेरा मतलब है तुम अपना पर्दा कैसे कैरी करोगी दुल्हन बनकर। वो शायद काफी देर से यही सोच रहा था। हया के लबों पर एक हल्की सी इसरार भरी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। कर लूंगी। गाड़ी अब सड़क पे दौड़ रही थी और वो जरा से सा मुस्कुराते हुए विंडस्क्रीन के पार देख रही थी। क्या तुम इस कामदार लिबास के ऊपर बुर्का लोगी या चादर वगैरह? नहीं, मैं बुर्का नहीं लूंगी। तो तुम क्या इसके काम वाले दुपट्टे से नकाब करोगी? जहान को कहते हुए भी ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी। बहुत ही ऑकवर्ड। नकाब नहीं, कामदार दुपट्टे से नकाब। और उसे शायद लगा था कि हया आगे से इसकी बात की तस्दीक कर देगी। नहीं, मैं दुपट्टे से नकाब तो नहीं करूंगी। तो फिर तुम क्या करोगे? हया ने आंखों में उसी मुस्कुराहट को समोए गर्दन मोड़कर जहान को देखा। वो जैसे इस बात पे बहुत सोचने के बावजूद भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका था। जहान, कुछ बातों में तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम ही ने तो कहा था ना कि रास्ता होता है, मैंने भी रास्ता निकाल लिया है। अच्छा चलो देखते हैं तुम क्या करती हो। वो उसकी बात पे महजूज होकर जरा सा मुस्कुराया। थोड़ी ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ी घर के बजाय और किसी जानिब जा रही है। क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? उसने जरा तजब्जुब से पूछा। पहले हमें कुछ उठाना है। मैंने एक बेकरी पे कुछ ऑर्डर दिया था। वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए मोड़ काट रहा था। हया को अचंभा हुआ। बाहर रात हो चुकी थी और उन लोगों ने डिनर पे घर पहुंचना था। ऐसा क्या ऑर्डर किया तुमने? शायद तुम्हें याद हो कि मैंने तुम्हारा एक जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था। और हया का सांस लम्हे भर के लिए थमा। क्या तुमने मेरे लिए जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है? वो हैरत ज़दा ही तो रह गई थी। नहीं, तुम्हें लगता है मैं इतना फारिग हूँ? मैंने सिर्फ एक बेकरी पे ऑर्डर दिया है और अब हमने उसे पिक करना है। कल हमारी मंगनी तीसरी दफ़ा हो रही है, सो इससे पहले मुझे यह हिसाब बराबर करना है। मुस्कुराहट दबाते हुए वो बोला था। लेकिन तुमने खुद तो नहीं बनाया ना? मगर पैसे तो मैं ही दे रहा हूँ ना? और ये बात करते हुए उस गरीब आदमी के चेहरे पे खफगी सिमट आई। हया बेसाख्ता गर्दन मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जहान उसकी आंखों में आती मुस्कुराहट को देख पाए। उस बेकर ने बहुत मेहनत से जिंजर ब्रेड हाउस बनाया था। वो इतना ही प्यारा था जितना हया का अपना जिंजर ब्रेड हाउस। या पता नहीं क्यों उसे लगा कि ये वाला हाउस ज्यादा प्यारा था। काउंटर पर ट्रे में रखा वो खूबसूरत सा हाउस, जिसके ऊपर अलाबला कैंडीज, जेली और आइसिंग से ड्रेसिंग की गई थी। नहीं, उसकी को पैक ना करें, ये टूट जाएगा, बहुत नाजुक है, मैं उसको यूं ही उठा लूंगी। हया ने एहतियात से जिंजर ब्रेड हाउस वाली ट्रे उठा ली। कपड़ों वाला शॉपर तो वैसे ही गाड़ी में पड़ा था। अब वो ट्रे को इसी तरह उठाए घर ले जाना चाहती थी। अगर इस दफा ये टूटा तो ये तुम्हारी गलती होगी, जहान ने बाहर निकलकर उसे तनबीह की थी। वो जवाब दिए बिना सहज सहज कर चलती गाड़ी तक आई। फिर सारा रास्ता वो ट्रे हाथ में उठाए रही थी। हाथ दुखने लगे थे मगर उसने जरा भी बद एहतियाती नहीं की थी। ये जिंजर ब्रेड हाउस उसे अपने वाले से ज्यादा प्यारा था। गाड़ी घर की पोर्च में रुकी तो जहां जल्दी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाजा खोला। यकीनन ये इनायत उस जिंजर ब्रेड हाउस के लिए थी, बल्कि अपने पैसे जाया ना होने के लिए। वो ट्रे उठाए बाहर निकली। जहां ने पिछले सीट पे पड़ा उसका शॉपर उठा लिया। चलिए मादाम, आपके कपड़े ड्राइवर ले आएगा, वो मसनूई बेचारगी से कहता रास्ता छोड़कर उसे आगे जाने का इशारा कर रहा था। हाँ के लबों पे मुस्कुराहट उमड़ आई।
ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کے دیکھا، پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ اس سیاہ اکارڈ کو تو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے۔ جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر گیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ ہی سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ پہ ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید ایک صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، تایا، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو اور داور بائی، سونیا سبھی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر اچنبے کی بات یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے شاید وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے اندر آئی ہو اور پھر وہیں کھڑی ہو گئی ہو۔ جہاں آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر ایک منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی، ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور گردن اس طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پہ امڑ آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ آرام سے بات کرنی چاہیے، اور مس حیا، سوری مسز حیا، تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے بات کر کے پھر سے گردن موڑ کر ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی تھی۔ ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر انہی الجھی نگاہوں سے ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پہ بل تھے جیسے کسی کو یہ پسند نہیں آ رہا۔ بات گھر کی تھی، اس لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئرز سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم اسی طرح کونے میں کھڑی تھی، شاید اسے کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ گھونٹ بڑھ رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتی ہوئی۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری ہی شادی کے فنکشن سے ہی تو ہے، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے، وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے، کمر دیوار سے جا لگی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا تھا۔ اس کی بات کو ولید نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اسی لمحے جہان سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا۔ ولید کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہان کی طرف دیکھا، وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اسے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پہ ولید نے پھر حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔ وہ نہیں سمجھا تھا، اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جہان نہیں سمجھا تھا، وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، جہان اس سے مت پوچھو پلیز، جہان اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو، مگر اسے یہاں سے بھیج دو۔ مگر سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، سب سن رہے تھے، بول بس وہی دونوں رہے تھے۔
हया का सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा, दम घुट रहा था, फिजा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। मगर इसमें है क्या? वो रहा टीवी और उसके नीचे डीवीडी रखा है, इसको लगाकर खूब देख लो, बहुत एंजॉय करोगे। उसने सीढ़ी जहान की तरफ बढ़ाई। हया के नथनों से ऑक्सीजन का कोई झोंका टकराया था। सांस, खुशगुमानी, उम्मीद एक किरण सी नजर आई थी कि जहान सीढ़ी हाथ में लेते तोड़ देगा और वलीद को दे मारेगा। जहान ने जरा तजब्जुब से सीढ़ी को देखा और फिर उसे थाम लिया, मगर उसने उसे नहीं तोड़ा। उसने सीढ़ी को कवर से निकाला, उलट पलट कर देखा और फिर सर उठाकर वलिद की तरफ मुतवजा हुआ। आर यू श्योर कि इसमें कुछ ऐसा नहीं जो किसी की तौहीन का बायस बने? क्या मैं इसे वाकई सबके सामने चला दूं? इसमें जो है वो सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं है। चलाओ, जरूर चलाओ। जहान ने सीढ़ी पकड़े पकड़े तायाबा को देखा। वो उसी उलझी हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। इसी तरह अचानक वलीद का आना, फिर उन सब से कहना कि वो उनसे कोई बात करना चाहता है, और फिर ये सीढ़ी वगैरह। जहान ने मुड़कर इरम को देखा। क्या मैं इसे चला दूं? उसने इरम से इजाजत मांगी थी और उससे क्यों पूछ रहा था? क्या उसे एहसास नहीं था कि ये सीढ़ी इरम ने ही वलीद को दी होगी? और इसीलिए इरम ने बहुत ही बेनियाजी से शाने उचकाए, जैसे कह रही हो मेरी बला से। अलबत्ता उसकी आंखों में मुस्कुराहट सी थी, शो टाइम की मुस्कुराहट कि अब मजा आएगा। जहान ने फिर वलीद को देखा, जैसे खुद भी मुतजब्जिब था कि उसे ये सीढ़ी चलानी चाहिए या नहीं। जहान ने एक्सपर्ट से निगाह उस पर डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा। उसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ उठ रहे थे। किचन की खुली खिड़की से हवा का झोंका आया और आध खुली दीवार पे लटकते विंड चैम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगी। स्टिक और कांच टकराए। खामोशी में मदहम सा नगमा बज उठा, मातम का नगमा, सोग का नगमा। जहान ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर के गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड की ट्रे गिर पड़े हल्के से ठड की आवाज के साथ। ट्रे औंधे मुंह जमी बोस हुई। कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था। वो सब उसी सीडी को देख रहे थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा था। जहान आहिस्ता आहिस्ता चलता टीवी की तरफ जा रहा था। हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस उसके कदमों में गिरा पड़ा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रो के लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा, रोहेल, जहान, बाप, भाई, शोहर, कोई उसके साथ ना था। कोई उसे इस पराये मर्द ब्लैकमेलर से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, उसने जोर से पुकारा था। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की जरूरत नहीं होती। उसने भी नकाब तले आपस बंद होंठों को पीछे जबान हिलाकर उसे पुकारा था। अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूं। जहान अब टीवी के पास पहुंच चुका था। हया के दिल पे पड़ता बोझ अब बढ़ता जा रहा था। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप दे दें तो कोई छीन नहीं सकता। जहान ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से डीवीडी चलाया। अब टीवी स्क्रीन नीली आ रही थी। आप छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जहान ने झुककर बटन दबाते हुए डीवीडी की प्लेट बाहर निकाली। दफतन रिमोट उसके हाथ से फिसल पड़ा। मार्बल के फर्श पर रिमोट गिरा था। चंद लम्हे मजीद गुजर गए। मेरी मदद करें, मुझे अकेला मत छोड़ें। जहां रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा था। हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। जहान ने खाली सांचे में सीडी रखी और उसे वापस धकेला। मुझे इन लोगों के सामने रसवा ना करे। स्क्रीन पे मेन्यू लिखा आ रहा था। जहान ने जरा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया। मुझे रसवा ना करना प्लीज, हेल्प मी प्लीज। जहान ने आंखें बंद कर ली। शायद सीडी ना लगे, वो अंदर फंस जाए शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद उसे गाने की टून सुनाई दी थी, शीला की मौसीकी। उसके कदमों तले से जमीन सरकने लगी थी। सर से आसमान हटने लगा था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो एक दफा फिर रुसवा होने जा रही थी। सारी रज़ाअत, सारे अतात, सब बेकार गया था, सिवाय गुनाह। उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। रुसवाई, गुनाह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कब्र तक उसके पीछे आएंगे। उसने अपनी सुर्ख पड़ती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर जरा सा धुंधला रहा था। उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहे थे। उसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। उसने रोहेल का चेहरा देखना चाहा, जैसे समझ न आ रहा हो कि क्या हो रहा है। उसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गेज, गजब, गुस्सा, पेशानी की तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने सायमा ताई और अम्मा के चेहरों को देखा, हक्का बक्का।
गाना उसी तरह चल रहा था। उसने नताशा के चेहरे को देखा। वो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी। कोक का केन अभी तक उसके हाथ में था। उसकी निगाहें नताशा से होती हुई सामने जहान के चेहरे पे पड़ी। जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी को नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुभती हुई निगाहों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब उसने देखा वलीद का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, इतना सफेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। उसी पल उसने इरम को देखा, उसका चेहरा भी इतना ही सफेद। ये क्या? एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले उसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था, नहीं ये उसकी वीडियो नहीं थी। ये तो इरम और वलीद, वो तस्वीर का एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती और चली जाती। इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया, किसी पार्क में। सारी फोटोज सेल्फ फोटोज थी, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हूँ, और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर दो तीन तस्वीर के बाद स्कैन शुदा ईमेल स्क्रीन पे उभरती। उनमें से कुछ फ़िक्रे हाईलाइटेड थे। वो तस्वीर इतनी देर तक स्क्रीन पे रहती कि वो सब उन हाईलाइटेड फ़िक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती, इरम और वलीद की ज़ाती ईमेल्स। ये क्या? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों में अपने घर तक नहीं जाओगे, वहीं खड़े रहो। जहान का वो उलझन भरा चेहरा, वो तजब्जुब सब गायब हो गया था। वो इतने सरदोर कटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने शशदर सी निगाहों से जहान को देखा। यो शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था इस शो को मैं बहुत इंजॉय करूंगा। मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो, मगर शायद तुम कोई गलत सीढ़ी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लगारी हकला गया। कभी वो सोफों पे बैठे नफूस को देखता, कभी जहान को। हया को देखना तो उसे याद ही नहीं रहा था। अभी तुमने खुद कहा था कि यह हकीकत है, तुम्हारे कौन से बयान पे यकीन करूं मैं? वो दुरुस्ती से बोला, मगर उसी असना में दावर भाई गुस्से से उठे थे। गठिया इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्लीज। जिहान ने हाथ उठाकर उन्हें उसके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी करना आता है, मगर यहाँ खवातीन बैठी हैं, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूंगा बाद में। और अभी उसने अंगुश्त शहादत उठाकर कहर आलूद निगाहों से वलीद को देखते तनबीह की, अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो, तुमसे मैं बाद में मिलूंगा, क्योंकि ये सीडी अब मेरे पास है, और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या उसकी बेटी ये सब देखे। सेनेटर अब्दुल वली की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा? वलीद लड़खड़ा कर पीछे हटा। ताया, अब्बा, रोहेल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चल रहा था उस आदमी को गोली मार दें। आउट! सुलेमान साहब जब्त से जोर से बोले थे। वलीद उसी अड़ी रंगत और बदहवास कदमों से पलटा। सामने दीवार के साथ लगी हया खड़ी थी, उसकी निकाब से झलकती सियाह आंखों में भी सख्ता तारी था। वलीद उन आंखों में नहीं देख सकता था। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर इसी तरह बारिश के कतरे गिर रहे थे। टीवी स्क्रीन पर वो स्लाइड शो अभी तक चल रहा था। इरम सफ़ेद चेहरे के साथ वो देख रही थी। तस्वीरें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये सब फोटो फिक्सिंग होगी, फुप्पो रंजीदगी से बोली थी। हालांकि तस्वीर बहुत क्लियर थी, मगर ताया और दावर के सुर्ख चेहरे वो इरम को किसी तूफान से बचाना चाहती थी। तेज बारिश थम चुकी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। खिड़कियों के शीशों पे गिरती टिप टिप की आवाज मुसलसल आ रही थी। पोपो की बात पे साइमा ताई को तकवीत मिली थी। ये सब झूठ है, इल्जाम है मेरी बच्ची पे। ये सब इरम और हया की तस्वीरें थी। ये लड़का कहाँ से आ गया इनमें? वो अपनी बात संवारने के लिए जोर से बोली थी, सुनवाने के लिए जोर से बोली थी। और ये सारी तस्वीरें हया के पास थी। उसी ने दी होंगी उस लड़के को, और नाम मेरी बेटी का लगा दिया। घर चलो तुम लोग। ताया फुरकान कहर बरसाती निगाह से उनको देखते हुए बोले थे। मेरी बात सुने, ये हया के पास थी तस्वीरें, उसने उसी लिए वो लड़का बार बार हया का नाम ले रहा था। मेरी बीवी का नाम मत ले साइमा मुमानी। अब साइमा ताई की बात पे नागवारिस एहतजाज करने ही लगे थे कि वो जैसे गुस्से से कहता उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये तस्वीरें शायद आपको अपनी बेटी के लैपटॉप से भी मिल जाएंगी, मगर मेरी बीवी का नाम अगर किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतनी सख्ती से उंगली उठाकर बोला था कि साइमा मुमानी आगे से कुछ कह ना सकी। फातिमा और पप्पो ने अफसोस से एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें। घर आओ तुम लोग। ताया अब्बा ने बहुत जब्त से सुर्ख
पड़ती निगाहों के साथ बीबी की इशारा और किया और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। दावर भाई फौरन बाप के पीछे लपके, अब्बा ये सब मैंने नहीं, ये हया ने, इरम ने उनको आवाज देना चाही। इरम, जहां ने हैरत और गुस्से से उसे देखा, तुम मेरी बीवी का नाम इस सब में कैसे ले सकती हो? ताया जा चुके थे। इरम ने बेबसी से जहान को देखा। तुम्हें क्या लगता है, तुम लड़कियों को क्या लगता है, हाँ तुम मोबाइल से मैसेज मिटा दोगी, कॉल रिकॉर्ड हज़फ कर दोगी और वो खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होता इरम, हर एसएमएस का रिकॉर्ड होता है और हर कॉल रिकॉर्डर होती है। एक दफा फिर लो मेरी बीवी का नाम और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से वलीद के फोन पे की गई हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है। इरम ने खुश्क लबों पे जबान फेरी और अपनी माँ को देखा, मगर वो पहले ही बाहर जा रही थी। वो तेजी से उनकी तरफ लपकी। चौखट में खड़ी हया और इसके कदमों में गिरे मलबे को उसने देखा भी नहीं। लाउंज में फिर से खामोशी छा गई। सब जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा थे, सिवाय नताशा के। वो बड़े मजे से हाथ झाड़ते हुए उठी, केन साइड टेबल पे रखा और रोहेल को मुखातिब किया। ऑनेस्टली रोहेल, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। रोहेल ने आहों कहते हुए उसे घूरा, फिर माजरत खान अंदाज में बाकियों को देखा। नताशा जहान के साइड से गुजर कर सीढ़ियों की तरफ चली गई। शो टाइम खत्म हो चुका था। अलबत्ता जाने से कबल नताशा ने जहान की तरफ जो मुस्कुराहट उछाली थी, कोने में खड़ी हया के जहन में वो अटक कर रह गई। ये सब कैसे हुआ? वो अभी तक दम बखुद थी, मगर नताशा की मुस्कुराहट, ओह डियर नताशा, उसका और जहान का बातें करना, फिर उसका इतने बड़े शॉपिंग बैग उठाकर सायमताई की तरफ जाना और फिर ऊपर वापस आ जाना। वो सायमताई को शॉपिंग दिखाने नहीं, इरम का लैपटॉप उड़ाने गई थी। वरना उसे कब से ताई से इतनी मोहब्बत हो गई? वरना जहान को कैसे पता कि तस्वीर इरम के लैपटॉप में थी? वो भी ऊपर कमरे में हया के कपड़े रखने नहीं, वही सीडी लेने गया था। रिमोट गिराते हुए झुककर उसने सीडी स्वैप की थी। ओह जहान, वो स्वैपिंग का माहिर था। एक एक करके सब लाउंज से चले गए। फुप्पो ने अलबत्ता जाते हुए अफसरदा निगाहों से जहान को देखा था। ये सब क्या था जहान? वो शायद कोई गलत सीडी उठा लिया था। उसने शाने उचकाया, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तुम्हारा हाथ है इसमें, पता है मुझे, वो झड़क कर कहती खफगी से बाहर निकल गई। इस सारे में वो पहली बार हया की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो इसी तरह दीवार से लगी खड़ी थी, जहान को अपनी तरफ या देखते पाकर उसने नकाब खींचकर उतारा। उसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद पड़ रहा था। और तभी जहान ने देखा, अल्लाह अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसे किया जहान? एकदम आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरने लगे। वो परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता उस तक आया। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये क्यों तोड़ा जहां? हया ने लबों पे हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, मगर आंसू बहते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, तुम जानते थे ना कि वो वीडियो वलीद के पास से। मलबे से निगाह हटाकर जहां ने गहरी सांस लेते हुए हया को देखा। देरिंग क्यों में तुमने 2 दफा कहा था कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी तले कुचल दे तो 2 दफा कही गई बात की कोई वजह होती है। मैंने यहाँ आते ही मालूम कर लिया था। तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, सो मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा था। हया, आपके अपने और किस लिए होते हैं? मुझे कब तुमने परेशान नहीं किया? एक दफा मजीद करने में हर्ज ही क्या था? अगली दफा मुझ पे भरोसा करके देखना। मगर इराम, उसकी तो बहुत। जहान के जबड़े की रगे तंग गईं। उसका जिक्र मत करो। जब इंसान कुछ गलत करता है तो इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है। आज किसी एक ने तो रुसवा होना था, मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करता। मुझे अपना वादा निभाना था। फिर उसने टूटे हुए जिंजरब्रेड हाउस को देखा। कब तुम जज्बात में आकर चीजें फेंकना छोड़ दोगी लड़की? साथ ही वो नूरबानो को आवाज देने लगा ताकि वो जगह साफ की जा सके। आई लव यू जहान, आई रियली लव यू। वो रुंधी हुई आवाज, वो फटते मुसर्रत, रोने और मुस्कुराने के दरमियान बोली थी। जहान ने चौंक कर उसे देखा और फिर दाएं बाएं। मेरी बचपन की सहेली ठीक कहती है, इस घर में सब बहुत इंटरेस्टिंग है। और झुरझुरी लेके आगे बढ़ गया। नूरबानो उसी तरफ आ रही थी। हया यूं ही अबाए में मलबूस लाउंज के सोफे के हथ पे बैठी और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। हथेली सांसों पहुंचते उसे फोन कान से लगाया। डॉक्टर इब्राहिम, मैंने वो पहेली हल कर ली। वो मुड़कर चौखट पे पंजों के बल खड़े झुके बैठे जहान को देखते हुए बोली, जो नूरबानो के साथ जिंजर ब्रेड के टुकड़े उठा रहा था। अच्छा, क्या मिला आपको? दूसरी जानिब जैसे वो मुस्कुराए थे।
آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت۔ وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی بھی اور بھوک کی تنگی بھی۔ تین طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینز کی جیب میں سے ایک ہی سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کو اپنے خیموں کی ہوا اکھاڑ جاتی ہے۔ اس کی ہانڈیاں ان پہ الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ کون جیتا تھا۔ تب نہیں سمجھی تھی، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوئی بھی نہیں تھی۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن، کسی کی ایک ماہ، کسی کو کئی سال، اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ اچانک سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں، یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا؟ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔